वंदे मातरम के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को कैसे शिकंजे में कस लिया था। पश्चिमी सरहद पर न सिर्फ उन्हें पीछे धकेला था, बल्कि उनकी सीमा में घुसकर उन्हें चोट पहुंचाई थी। अमेरिका के खुले समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हार मिल रही थी। रूस भारत के साथ डटकर खड़ा था और पूर्व में भी भारत अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस शो में हम आपको दिखा रहे हैं जंग के मैदान में हमारे वीरों की दास्तान। बात चल रही है 1971 की जंग की। जंग शुरू हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे और जीत करीब ही दिख रही थी। भारत का हर दांव सही पड़ रहा था। एक तरफ इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर थी जो दुनिया के किसी भी ताकत के दबाव में आने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ थे आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ, जो हमारी फौज के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, और साथ ही ईस्ट पाकिस्तान में लड़ते जवानों को कमांड करते जनरल जीएस अरोड़ा और जनरल जेकब की शानदार जुगलबंदी। युद्ध अब रण कौशल के दौर से आगे निकल चुका था। दोनों ओर खूब खून बह रहा था। पाकिस्तान की हिम्मत अब जवाब दे रही थी और वो युद्ध विराम की कोशिश कर रहा था। पर ईस्ट पाकिस्तान में जिस जुल्म के खिलाफ भारत युद्ध लड़ने पर मजबूर हुआ था, उसका नतीजा सीज फायर से नहीं निकल सकता था। हिंदुस्तान की फौज का एकमात्र लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान की कराहती जनता की आजादी, और इसके लिए जरूरी था पाकिस्तान का आत्मसमर्पण। बाखुदा अमेरिका अगर वक्त पे साथ दे दिया होता तो आज हम इस हाल में ना होते। पर खाली अमेरिका को क्या कोसे, ये रावलपिंडी में बैठे अपने हुक्मरान भी तो। जनरल, हिंदुस्तान की फौज के साथ साथ ढाका में अवाम भी हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। जनाब, हमारे लिए हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, अब अगर किसी तरह ये जंग थम जाए। अगर किसी तरह से सीज फायर हो जाए तो अब भी हम सर उठाकर ढाका से निकल सकते हैं। ये शिकस्त का मुंह देखने से तो बेहतर है कि सीज फायर ही हो जाए। पर अमेरिका आज भी हमारी मदद कर सकता है। ये काम इसके लिए मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो सीज फायर की राह आसान कर सकता है। इंशाअल्लाह ऐसा जरूर होगा। इंशाअल्लाह जनरल, इंशाअल्लाह जनरल। Niazi, very important. Farman Ali went to see the American. फरमान अली एक प्रस्ताव लेकर अमेरिकी काउंसिल गया। यूएन के सामने सीज फायर, सरकार का गठन और फौजों की वापसी होनी थी, लेकिन भारत का कहीं नाम नहीं था। Everything under UN, no mention of India. पूर्व की भरपाई पाकिस्तान पश्चिम में उत्पात मचाकर करना चाहता था। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर की हवाई पट्टी पर पाकिस्तान के सैबर जेट विमानों ने हमला बोल दिया। चूंकि भारतीय विमान उस वक्त जमीन पर थे, पहली कोशिश थी उड़ान भरना ताकि नुकसान कम से कम हो।
विमान एक एक कर उड़ान भर रहे थे। जब तक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की बारी आई, आसमान में दुश्मन के 6 विमान थे और लगातार रनवे पर बमबारी कर रहे थे। सेखों के पास वहां से निकल जाने का विकल्प मौजूद था। इसके बावजूद उन्होंने टेक ऑफ किया और जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई हासिल कर दुश्मन पर बरस पड़े। पाकिस्तान के पास सेबर जेट्स थे जो भयंकर विमान है, लड़ाकू विमान। हमारे पास केवल नेट थे जो छोटे विमान हैं। लेकिन नेट में हम दाहिने बाएं ऊपर नीचे इतनी जल्दी कर लेते थे कि तब तक सैबर जेट घूम नहीं पाता था। तो निर्मलजीत सेखों ने सैबर जेट्स को धराशायी किया और इस हवाई युद्ध में अंततः वो भी उनकी एक गोलाबारी का शिकार हुआ और वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत ने सम्मान करते हुए परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया निर्मलजीत सिंह सेखों। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के विमान पर भी बम लगा, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने दुश्मन के 2 विमान मार गिराए। उनके हौसले से दुश्मन इतना घबरा गया कि शहर पर हमला करने के बजाय वो वहीं से भाग निकला। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर हिंदुस्तानी फौज अब ढाका को घेर चुकी थी। शहर में दाखिल होना बस वक्त की बात थी। पाकिस्तान खौफजदा था। उसे मालूम था कि पाकिस्तानी सैनिक अपने तमाम हथियारों के बावजूद भारतीय सेना और स्थानीय मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों के आगे और नहीं टिक सकते। युद्ध पर ढीली पड़ती पकड़ के बीच ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर मलिक उस दिन सूबे के तमाम आला अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक कर रहे थे। ये बैठक चल रही थी ढाका के गवर्नमेंट हाउस में। तभी अचानक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के 4 विमानों ने इस इमारत की ओर उड़ान भरी। दरअसल इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि जिन 4 विमानों को यह काम सौंपा गया, उनमें किसी को नहीं बताया गया कि उन्हें कहां बमबारी करनी है। उड़ान से ठीक पहले उनके कमांडर को एक पर्ची थमाई गई और कहा गया कि विमान में बैठकर ही इसे खोलें। जब उन्होंने वह पर्ची खोली तो निशाना देखकर वो चौंक गए। हर दिन एक एक सील्ड एनवेलप दिया जाता था इसी के लिए कि ये आपके टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट डिटेल के लिए। पर ये दिस पर्टिकुलर जिसकी आप बात कर रही हैं वो एक फेमस सॉर्टी थी जो मिग एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने तेजपुर से उड़ान भरी थी और उनको ये कहा गया था कि आपका टारगेट जो है गवर्नर्स हाउस ढाका है, जहाँ पे नियाजी साहब का हेडक्वार्टर भी था। जाहिर है ये ऑपरेशन इतना गोपनीय था कि इसकी जरा भी भनक दुश्मन को नहीं लगी। यूं तो ढाका में 2 गवर्नमेंट हाउस थे और ये मालूम नहीं था कि बैठक दोनों में से कहां चल रही है। लेकिन कहते हैं कि किस्मत भी बलवान का साथ देती है, सो निशाना सही बैठा। हमने गवर्नर हाउस पर बम गिराए। एयरफोर्स ने अच्छा काम किया, उन्होंने गवर्नर हाउस पर बम गिराया। गवर्नर ने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया और अपने होटल चला गया। इमारत पर जब बम गिरा उस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी थी। बमबारी से इमारत के मुख्य हॉल की छत गिर गई। गवर्नर मलिक इस कदर डर गए कि फौरन अपने पद से
इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तो वहां सरकार से जुड़ा हर अधिकारी न्यूट्रल जोन की तरफ भाग खड़ा हुआ, जिसे रेड क्रॉस ने बनवाया था। दुश्मन को आत्मसमर्पण की ओर धकेलते हुए भारत को एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत मिल गई थी। उनका सर्वोच्च कमांडर था वहां जनरल ए.के. न्याजी और गवर्नर वो सब उस समय राजभवन में मंत्रणा कर रहे थे कि अब हम आगे क्या करें। तभी हमारे जो हवाई जहाज थे उन्होंने भयंकर बमबारी उनके राजभवन पर करी और राजभवन का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया। गवर्नर ने कहा अब कोई मार्ग नहीं है, आत्मसमर्पण करो। हमने विमानों से पर्चे गिराए उनकी सेना के लिए, उर्दू में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, बंगला में, और कहा कि यदि तुम आत्मसमर्पण करते हो तो तुम्हारी जीवन रक्षा करना भारतीयों का धर्म होगा। हिस्टोरियंस का ये कहना है कि वो रॉकेट अटैक आखिरी कड़ी थी, जिस अटैक के बाद नियाजी साहब ने हाथ खड़े कर दिए और सरेंडर की इंफॉर्मेशन भारतीय फौज को दी गई कि अब जनरल अरोरा से और एयर मार्शल दीवान थे, इन सब लोग को बताया गया कि साहब हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। जनाब, हिंदुस्तानी फौज कभी भी ढाका में दाखिल हो सकती है। रावलपिंडी से कोई पैगाम? हमारे लिए आगे क्या हुक्म है? जनरल, सीज फायर करने के लिए अमेरिका से कोई बात हुई? मैंने ढाका में अमेरिकी एम्बेसडर से जाती तौर पे मुलाकात की और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो सीज फायर में हमारी मदद करें। उन्होंने वादा तो किया है, पर देखते हैं क्या होता है। उधर हिंदुस्तानी फौज ढाका की ओर आगे बढ़ रही थी और नियाजी युद्ध विराम के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहे थे। बताया जाता है कि नियाजी ने ढाका में अमरीकी दूत से सीज फायर करवाने की गुजारिश की। अमरीकी दूत ने खुद बीच में ना पड़ते हुए ये संदेश सीधा मानेक शॉ को भिजवा दिया। The rumor that I have run away. I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You will see my dead body are alive. जनरल मानेक शॉ खुद ये युद्ध खत्म करना चाहते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। उनके निर्देश पर कुछ दिनों से उर्दू, पश्तो और बांग्ला में सरेंडर करने की पर्चियां पाकिस्तानी सिपाहियों के बीच विमानों से गिराई जा रही थी। रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए भी वो यही अपील कर रहे थे। जनरल सैम मानेक शॉ ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो पाकिस्तानी सेना के ढाका में सर्वोच्च कमांडर थे, उनका मनोबल यद्यपि टूट रहा था, किंतु आखिरी हथौड़े की आवश्यकता थी और तोड़ने के लिए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, और वो काम किया जनरल जैकब ने। जनरल जैकब अकेले विमान से ढाका पहुंचे और सिर्फ एक पर्चा अपने साथ ले गए, जो उन्होंने जनरल नियाजी के सामने रखा और कहा, ये आत्मसमर्पण का पत्र है, आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। बंदूकें अब खामोश थीं, पर ढाका की तरफ बढ़ते हुए भारतीय फौज के कदम नहीं थमे थे। ढाका के इर्द गिर्द जुटती सेना की कमान मेजर जनरल जी.सी. नागरा के हाथों में थी। शहर के बेहद नजदीक पहुंचने के बाद जनरल नागरा को सांकेतिक सीज फायर की खबर मिली। कुछ साल पहले नागरा पाकिस्तान में इंडियन मिलिट्री अटैचे के तौर पर तैनात थे और वो नियाजी को निजी तौर पर जानते थे।
नागरा ने तुरंत अपने एडीसी और 2 पैरा बटालियन के 2 अफसरों के जरिए जनरल नियाजी को एक संदेश भिजवाया। My dear Abdullah, I am here. The game is up. I suggest you give yourself up to me, and I will look after you. नियाजी उस वक्त एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हुआ था, पर अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सो नागरा खुद नियाजी के दफ्तर पहुंचे। जनरल नागरा को देखते ही नियाजी बिलक पड़ा और कहा, पिंडी में बैठे हुए तूने मरवा दिया। हमारी सेना के जनरल नागरा जो नियाजी को पहले से जानते थे उनसे मिले। वो बोले, क्या हाल है? उनका क्या हाल है? ये रावलपिंडी में बैठे उन लोगों ने, और एक भद्दी गाली दी उनके लिए जो मैं कहना नहीं चाहता। उन लोगों ने हमें यहाँ मरवा दिया। उनका संकेत था कि जनरल यहिया खान, उन्होंने कोई कुमुक नहीं भेजी, कोई सहायता नहीं भेजी। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे जब भारतीय सैनिक ढाका शहर में दाखिल हुए। सड़कें सुनसान थीं, हर तरफ सन्नाटा था। ज्यों ही उनके पहुंचने की खबर फैली, खुशी और राहत से उछलते लोग हर ओर उमड़ पड़े। हर तरफ जय बंगला, जय मित्रवाहिनी, जय इंदिरा गांधी के नारे गूंजने लगे। अपने ही लोगों के हाथों बरसों गुलामों जैसा सुलूक सहने के बाद, अनगिनत यातनाएं झेलने के बाद, आजादी की एक एक सांस जैसे अनमोल थी। We got to the airport with difficulty. हर तरफ लोग बहुत खुश थे। जिधर देखो उधर जय बांग्ला के नारे लग रहे थे। जय बांग्ला। जंग में ये मायने नहीं रखता कि आपकी तादाद कितनी है, बल्कि ये मायने रखता है कि आपका प्लान कैसा है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। जब ढाका में 3000 भारतीय सैनिक दाखिल हुए, उस वक्त वहां पाकिस्तानी सेना की तादाद 30,000 थी। उनके पास गोलियां इतनी थी कि वो 1 महीने तक लड़ सकते थे, लेकिन उनके पास भारत जैसी सोच नहीं थी, हमारी रणनीति नहीं थी। मेमन सिंह भी हमारे कब्जे में, और यही नहीं, हमारे सैनिकों। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल JFR जैकब ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पस्त किया था। किसी भी कीमत पर ढाका न पहुंचे। अब आखिरी मोर्चा था जहां बगैर वक्त और जान गंवाए पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर करना था। सोलह दिसंबर की सुबह जनरल सैम मानेकशॉ ने जनरल जैकब को फोन किया। हेलो। गुड मॉर्निंग जेकब, हाउ आर यू? वेरी गुड सर। मैं चाहता हूं आप जाकर सरेंडर लेकर आए। सर, मैंने आपको ड्राफ्ट भेजा था सरेंडर का, क्या आप देख पाए? जेकब, आपको मालूम है अब क्या करना है? The night of 15th of December is our 16th morning. 15 दिसंबर की रात जनरल मानेकशॉ ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं सरेंडर ले आऊं। Go and get a surrender. मैंने कहा कि मैंने आपको सरेंडर पर एक ड्राफ्ट भेजा था, क्या आपने देखा? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, जाओ। You know what, तुम खुद जानते क्या करना, जाओ। आदेश पाते ही जैकब जैसोर से ढाका जाने के लिए विमान में सवार हुए। उनके पास कोई हथियार नहीं था,
बस सरेंडर के दस्तावेज और एक स्टाफ अफसर। एयरपोर्ट से वो एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर की गाड़ी में सवार होकर नियाजी के दफ्तर के लिए रवाना हुए। So I went to Dhaka. मैं ढाका गया। वहां मुझे संयुक्त राष्ट्र के नुमाइंदे, प्रेस और पाकिस्तानी फौज मिली। संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने मुझसे कहा कि चलिए हम भी ढाका चलते हैं सरकार अपने कब्जे में लेने के लिए। मैंने कहा जी नहीं शुक्रिया। I said, no, thank you, शुक्रिया, no, thank you. उस वक्त भारतीय सेना सीज फायर का आदर कर रही थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की सड़कों पर तब भी पाकिस्तानी सेना और मुक्ति वाहिनी के बीच जंग छिड़ी हुई थी और उनके एक दस्ते ने जनरल जेकब का रास्ता रोका, क्योंकि मुक्ति वाहिनी खुद जनरल नियाजी को मौत के घाट उतारना चाहती थी। बहुत समझाने के बाद ही उन्होंने जनरल जेकब की गाड़ी को आगे बढ़ने दिया। I went to Niazi's office. मैं नियाजी के ऑफिस गया और मेरा ड्राफ्ट किया हुआ सरेंडर डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया। ये मेरा खुद का सरेंडर ड्राफ्ट था और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। मैंने दिल्ली जो ड्राफ्ट भेजा था उसे किसी ने अप्रूव नहीं किया था। Not by anyone. नियाजी के दफ्तर पहुंचते ही जनरल जेकब ने उसे सरेंडर का दस्तावेज पढ़कर सुनवाया। नियाजी को एतराज था, वो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अमरीकी आका कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। वो वक्त चाहता था। तो क्या फैसला किया आपने? सरेंडर मंजूर है? आप तैयार हैं सरेंडर के लिए? समझ गया, आपकी खामोशी देखकर समझ गया कि आप तैयार हैं। वेरी गुड, आई विल सी यू सून। ये कहकर जनरल जेकब उनके दफ्तर से बाहर निकल गए। वो आधे घंटे तक पाइप पीते रहे और टहलते रहे। बाहर मौजूद पत्रकार बार बार उनसे सवाल पूछते रहते, पर वो शांत ही रहे। बाहर गया, बोला क्या किया? पाकिस्तान के पास ढाका में करीब 26,400 सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ 3,000। अगर वो सरेंडर को मना कर देगा तो मैं क्या करूंगा? सीज फायर का वक्त निकला जा रहा है, पासा पलट भी सकता है। अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। I had no answer. आधे घंटे बाद जब जनरल जेकब कमरे में वापस लौटे तो आत्मसमर्पण का दस्तावेज टेबल पर ही पड़ा था। All Pakistan military and paramilitary forces to surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistani, originated by the forces under command of Lieutenant General Jagjit Singh Arora. ये तो एक तरफा है। बिल्कुल भी नहीं। हम आपकी और आपके सैनिकों की देखभाल करेंगे। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से प्रेजेंस ऑफ वारसा सलूक करेंगे। और अगर आपने फिर भी हमारी शर्तें नहीं मानी तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। सोच लीजिए, हम आपको आधे घंटे का वक्त देते हैं। इतनी देर में अगर आप राजी नहीं हुए तो हमें सीज फायर खत्म करना पड़ेगा। Come on. I said, please listen, General Niazi, you will surrender. मैंने कहा जनरल नियाजी, तुम ढाका के लोगों के सामने रेस कोर्स में सरेंडर करोगे। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम्हें ऐसा करना ही होगा। I said, you will also provide a guard of honor. He said, I have no one to command it.
I said, your ADC is there, he will command it. इस चर्चा के बाद एक आलीशान लंच भी दिया गया, पर जनरल जेकब और उनके स्टाफ अफसर ने कुछ भी नहीं छुआ, एक बूंद पानी भी नहीं। सरेंडर के लिए नियाजी हाँ तो बोल चुका था, लेकिन उसे मालूम था कि अपनी जान बचाने की कोशिश में वो अपने देश की इज्जत गंवा रहा था। खौफ और बेचारगी में उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसकी कोशिश अब ये थी कि कम से कम अपनी कुछ शर्तें मनवा सके। ओके, लेकिन सरेंडर हम अपने दफ्तर में करेंगे, कहीं और नहीं। नहीं, रेस कोर्स पर, वो भी ढाका की जनता के सामने। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये तौहीन है मेरे लिए। और कोई रास्ता नहीं है जनरल, आपको करना होगा और आप करोगे, और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिलवाओगे, एंड दैट इज फाइनल जनरल। एक तो सरेंडर, वो भी दुनिया की नजरों के सामने, और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी तैयार हो जाना। पाकिस्तान को इससे करारी शिकस्त नहीं मिल सकती थी। पाकिस्तानी आर्मी हैड सरेंडर्ड, तो मुक्ति बाहिनी चाहती थी कि सारे पाकिस्तानी जो प्रिजनर्स हैं वो उन तक पहुंच सकें, एंड पाकिस्तानी वर ट्राइंग टू अवॉइड, मुक्ति बाहिनी के नज़दीक नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट पाकिस्तानी मुक्ति बाहिनी से बहुत डरते थे। जनरल जेकब नियाजी को उसी की कार में लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां ईस्टर्न कमांड के जीओसी जनरल जगजीत सिंह अरोरा पहुंचने वाले थे। पर ज्यों ही उत्पात मचाते मुक्ति वाहिनी के सदस्यों को नियाजी की गाड़ी नजर आई, वो उस पर झपट पड़े। जनरल जेकब के स्टाफ अफसर सिख थे। उन्होंने गाड़ी से, अब तो भीड़ शांत हो गई, क्योंकि कार भले ही पाकिस्तानी हो, लोगों को यकीन हो गया कि कार में हिंदुस्तानी सैनिक ही सवार हैं। जेकब अब तक निहत्थे ही थे और उन्हें आशंका थी कि मुक्ति वाहिनी के लड़ाके फिर नियाजी पर टूटने की कोशिश करेंगे। नियाजी को सुरक्षित ले जाना जरूरी था, क्योंकि अगर नियाजी को कुछ हो जाता तो सरेंडर हो ही नहीं सकता था। एयरपोर्ट पर जब जनरल जेकब ने भारतीय फौज के कुछ सैनिकों को देखा, तो पैरा रेजिमेंट के 2 जवानों को अपने ही साथ कर लिया। जनरल जेकब का अंदेशा सही निकला और मुक्ति वाहिनी के सदस्यों ने फिर नियाजी को घेरने की कोशिश की। तब जनरल जेकब ने जवानों को निर्देश दिया कि वो नियाजी की कनपट्टी पर बंदूक तान कर उसे अलग ले जाएं। प्लान काम कर गया और मुक्ति वाहिनी के लड़ाके उनसे दूर ही रहे। तब तक जनरल जगजीत सिंह अरोरा भी पहुंच चुके थे और वो नियाजी को लेकर रेस कोर्स की ओर रवाना हो गए। रामना रेस कोर्स, ढाका, 4:15, 16 दिसंबर 1971। दिसंबर की गुनगुनी धूप में भारत की ओर से 2 पैरा और पाकिस्तान का छोटा सा सैन्य दस्ता गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था। ईस्ट पाकिस्तान के बाशिंदों को बांग्लादेश की खुशबू आ चुकी थी। खबर फैल चुकी थी कि रामना रेस कोर्स पर ही नियाजी का सरेंडर होगा। इस लम्हे के लिए वहां की जनता ने कई साल इंतजार किया था। लाखों का खून बहा था। लोग इतनी तादाद में जुटे कि नियाजी और जनरल अरोरा को भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ा। जब नियाजी और जनरल अरोरा
सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करने बैठे तो लोगों का हुजूम नियंत्रण से बाहर हो रहा था। चारों तरफ से लोग बस एक कोशिश में थे कि उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सके। हजारों लोग जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने नारा गुंजाया गगनचुंबी, आकाश भेदते हुए, और कहा, जय बोंगला, जय बोंगला, जय बोंगला। ये बांग्लादेश की भी विजय थी। ए.के. न्याजी ने दस्तखत किए, फिर अपनी रिवॉल्वर जनरल जगजीत सिंह अरोरा को सौंप दी। फिर तो एक नए देश की आजाद अवाम के इजहार को बेबाक पंख लग गए। खुशियां जुनून बनकर छलक रही थीं। हिंदुस्तानी सैनिकों से गले मिलते, उन्हें सर आंखों पर सवार करते, कंधों पर बिठाते, बस 13 दिन की जंग में हासिल आजादी पर यकीन आना मुश्किल हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान का वजूद खत्म हो चुका था। 17 दिसंबर को एक नए देश का जन्म हुआ। हालांकि उस वक्त दुनिया के चुनिंदा देशों ने इसे कूटनीतिक स्वीकृति दी थी, पर वहां लोकतंत्र कायम हुआ और जनवरी में उसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। It may now be too late to cry over what has happened already, but it is never too late to repent, to say tawbah from the depths of our hearts. As I said earlier, the people of Pakistan respect your decision. They and the government of Pakistan recognize and respect the sovereignty and independence of Bangladesh. ये पहला एक ऑपरेशन था जिसमें इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन ऐसा अंडरटेक किया जिसमें एक नेशन उभर के आ गया। ये इंडियन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। कुल 93,000 पाकिस्तानियों को युद्धबंदी बनाया गया। इसमें 56,694 सेना के थे, 12,192 पैरामिलिट्री और बाकी आम नागरिक। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया ने किसी भी जंग में इतने बड़े पैमाने का आत्मसमर्पण नहीं देखा था। ना कभी इतनी तादाद में युद्धबंदी बनाए गए। The governor, this was at Lahore, the governor invited me for lunch, gave me a martini before lunch, wines at lunch. And during lunch he said, General, will you do me a favor? So I said, if I can, Mr. Governor, I will. I thought he was going to be asking me about some relation of it. My staff is outside. They want to shake hands with you. I went out, and there they were all lined up. About the 11th man took his pagri off and put it at my feet. So I picked it up. They gave it to him. ये क्यों आपने किया? कहता, हुजूर, आप थे तो हम बच गए। मेरे 5 लड़के आपके कैदी हैं। उनकी चिट्ठी आती है कि आपने सबको कुरान शरीफ दी। वो लोग बैरक में सोते हैं, आपके जवान बाहर सोते हैं। वो लोग चारपाई पे सोते हैं, आपके जवान जमीन पे सोते हैं। आप जब जाते हैं हाथ मिलाते हैं सबके साथ। पाकिस्तानी सेना के इस समर्पण के बाद भी भारत की जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई थी। अवाम पाकिस्तानियों के खून की प्यासी थी और 93,000 युद्ध बंदियों की हिफाजत आसान नहीं थी। हिंदुस्तानी फौज दिन रात उनकी सुरक्षा में तैनात रही। जब तक टुकड़ों में उनको
और उनके परिवार वालों को बांग्लादेश से महफूज भारत नहीं भेज दिया गया। इस ऐतिहासिक जीत और आगे के पेचीदा रास्ते को देखते हुए जनरल सैम मानेकशॉ खुद बांग्लादेश पहुंचे, सैनिकों से मुलाकात की। आत्मसमर्पण के बावजूद पश्चिमी मोर्चे पर जारी जंग की सबसे बड़ी वजह यह थी अधिक से अधिक जमीन पर कंट्रोल, ताकि आगे जब समझौते की बात आए तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह को बसंतर नदी पर बने ब्रिज पर कब्जा करने का आदेश था। सामने दुश्मन बड़ी तादाद में थे, लगातार गोलीबारी चल रही थी, पर होशियार सिंह अपनी परवाह किए बगैर आगे बढ़कर सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। वो इसमें खुद भी घायल हो गए, लगातार खून बहता रहा, पर उन्होंने तब तक वहां से जाने से इनकार कर दिया जब तक युद्ध विराम न हो जाए। आखिरकार 17 दिसंबर को जब ये लड़ाई खत्म हुई तो उस इलाके पर भारत का अधिकार था और पाकिस्तान के 85 सैनिक मारे गए थे। रात में अपनी कंपनी लेकर बासंतर नदी के बीच में एक टापू है, वहां जाकर चुपचाप ये लोग बैठ गए। इन्होंने देखा थोड़ी देर में और बहुत से आदमी आ गए। रात का अंधेरा, कोई किसी को पहचान नहीं सकता। सिर्फ ये उन्होंने एक दूसरे से पूछा, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट? कहाँ? ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट? हाँ। रात भर बैठे रहे। सुबह जैसे ही पौ फटी तो हमारे सैनिकों ने देखा, अरे ये जो रात भर हमारे साथ बैठे थे ये तो पाकिस्तानी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के हैं। फिर क्या? और उस समय गुत्थम गुत्था की लड़ाई, पेट में संगीन भोंकना और जोर से शोर करना कि ताकि वो डर जाएं। और अंततः मेजर होशियार सिंह के नेतृत्व में हमारी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने पाकिस्तानियों का सफाया कर दिया। जरपाल में यूनिट थी, हमारी इन्फेंट्री की यूनिट थी, 3rd ग्रेनेडियर्स। उनके एक कंपनी कमांडर थे मेजर होशियार सिंह। उनने भी बहुत दिलेरी से काम किया और बल्कि वो तो एक दफ़ा बड़े पिंड तक जा चुके थे, लेकिन क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था इसलिए वापस जरपाल में आ गए थे वो। तो उनको भी लिविंग पीवीसी थे वो, परमवीर चक्र मिला उनको। युद्ध अब हर मोर्चे पर खत्म हो चुका था। पाकिस्तान के लिए इससे करारी हार हो नहीं सकती थी। उसने अपनी आधी जमीन गंवाई, उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। दक्षिण एशिया में उसका रुतबा तार तार था। उसने अपनी आधी जल सेना, 1/4 वायु सेना और 1/3 सेना को इस युद्ध में गंवा दिया था। हमारी यही गुजारिश है, आप हमारे साथ रहें और यकीन रखें कि पाकिस्तान के अवाम और हमारी मुसल्लह अफवाज उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन को अपने मुल्क की सरहदों से बाहर न निकाल फेंकें और हक और इंसाफ कायम न हो जाए। प्रोग्राम के मुताबिक 20 दिसंबर को आइन का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें मशरकी पाकिस्तान के सूबे को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी देने की वाज़ेह तौर पर जमानत दी गई है। उस वक्त कोई भी दूसरा देश होता तो एक पल के लिए जीती हुई जमीन की ओर देखता, विचार करता, पर ये हिंदुस्तान था। भारत ने कब्जा तो दूर, ढाका में तिरंगा तक नहीं फहराया। This country has stood and it has brought forth the best in our people in all channels of distress. All the world admires
a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. मैडम, रिफ्यूजियों की समस्या तो जस की तस है। जो लोग आए थे बहुत सारे तो उसमें वापस गए ही नहीं। हाँ, बांग्लादेश आज़ाद हो गया है, पर उनकी इकोनॉमी अभी इतनी मजबूत नहीं है। उन्हें अभी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। युद्ध बंदी के दौरान जो कैदी हमारी जेलों में है, उन पर भी तो हमारा खर्च हो ही रहा है ना। उनकी सुरक्षा का ख्याल भी तो हम ही रखेंगे ना। पाकिस्तान को ये कैदी वापस चाहिए, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान का युद्ध के बाद बहुत बड़ा इलाका हमारे हाथ में है, उसको लेकर भी बातचीत की जा सकती है। हमें सरहद पर शांति चाहिए। पाकिस्तान बार बार कश्मीर में मुश्किलें पैदा करता है। हम उनसे कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल को मानो और अब बायलैटरल तरीके से मसलों को हल करो। यस मैडम, हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में बड़ा है। हम शांति की पहल करेंगे तो हमारी इज्जत और बढ़ेगी। सही कहा आपने। इस बीच पाकिस्तान की सत्ता बदल चुकी थी। युद्ध में शर्मनाक हार के बाद याह्या खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों बागडोर सौंप दी थी। सरेंडर के 4 दिन बाद ही भुट्टो पाकिस्तान के नए वजीर आजम बन चुके थे। इधर भारत की समस्या दोहरी थी। तकरीबन 1 लाख बंदियों की देखरेख पर हो रहा खर्च और बांग्लादेश से सेना की वापसी। युद्ध खत्म हुए 6 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। दोनों देश सियासी बिसात पर समझौता करने बैठे। पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर और अपने नेताओं और अधिकारियों के एक बड़े डेलीगेशन के साथ भारत पहुंचे। पाकिस्तान में उन पर दबाव था कि युद्ध बंदियों को जल्द से जल्द आजाद करवा दिया जाए। बांग्लादेश के जन्म के साथ भारत का युद्ध में जाने का मकसद भी पूरा हो चुका था, पर युद्ध बंदियों और पश्चिम में हासिल की गई जमीन के जरिए भारत अब कश्मीर में हालात सुधारना चाहता था। 71 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के तकरीबन 13,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था, पर सैन्य फतह जब कूटनीति की मेज पर पहुंची तो भारत पर एक बड़ा और मजबूत राष्ट्र होने का भार भी था। 28 जून से 2 जुलाई 1972 के बीच खूब सियासी माथापच्ची हुई। कहने को तो भारत का पलड़ा भारी था, पर भुट्टो ने इंदिरा गांधी के सामने अपनी बेबसी दिखाई। कहा कि अगर वो इस समझौते में कमजोर नजर आएंगे तो पाकिस्तान में उनका जीना मुहाल हो जाएगा, पूरा देश बिखर जाएगा। इसलिए इंदिरा गांधी कई मुद्दों पर बेहद नर्म हो गई। हमने एक बहुत बड़ी भूल की वहां। हमारा ख्याल ये था, हमारा विचार यही था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांग था वो 93,000 सैनिकों की वापसी। हमें ये नहीं मालूम था, और मुझे उसके बाद जानकारी मिली जब मैं कराची में था, कि उनकी प्राथमिकता ये था कि जमीन वापस मिले। तो गलती हमने ये की कि उनकी प्राथमिकता पर हमारे पास जानकारी नहीं थी, और मैं समझता हूं कि बेहतर रहता अगर हम 93,000 उनके सैनिक हम कितने दिन कब्जे में रखते हैं, उनको वापस कर देते। लेकिन जो जमीन हमने वापस दिया था, शायद उस पर अगर और सोचते तो इंदिरा गांधी खुद पुनर्विचार करके उस मांग को नहीं मानती। 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता बस एक शांति का मसौदा नहीं था, बल्कि भविष्य में बेहतर रिश्तों की उम्मीद पर आधारित था। दोनों देशों ने तय किया कि वो भविष्य में अपने सारे विवाद द्विपक्षीय मंच पर सुलझाएंगे। इलाके में शांति कायम रखने के लिए दोनों देशों ने अपनी
प्रतिबद्धता दिखाई। भारत ने करगिल समेत चंद स्ट्रेटेजिक हिस्सों के अलावा सारी जमीन पाकिस्तान को लौटा दी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जगह अब लाइन ऑफ कंट्रोल को माना गया, पर आधिकारिक तौर पर उसे मसौदे में शामिल नहीं किया गया। भुट्टो ने वादा किया था कि वो घर लौटकर इस पर सहमति बनाएंगे। We want to have peace with honor in the subcontinent. Our people have suffered for too long, and I believe we have the worst form of poverty and misery that can be imagined anywhere in the world. So we believe that it's essential for us to open a new chapter in our relations. शिमला समझौते की बुनियाद इस उम्मीद पर बनी थी कि इलाके में शांति कायम रहेगी, लेकिन ये एक वादे की नींव थी जो इरादों से हार गई। She went there and Bhutto made a complete of her. जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से कहा, मैं नया प्रधानमंत्री बना हूँ, अगर आप मुझ पर दबाव डालेंगी तो पाकिस्तान में मुझे बाहर कर देंगे। इंदिरा गांधी ने मुझे ये बताया तो मैंने कहा कि भुट्टो ने आपको धोखा दे दिया। दुनिया को इन फैसलों में भारत की मैच्योरिटी नजर आई, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भारत के सैनिकों ने युद्ध के मैदान में जो जीत हासिल की थी वो सियासी टेबल पर चाय की चुस्कियों में घुल गई। पाकिस्तान साल दर साल अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। शिमला समझौते की धज्जियां युद्ध विराम के हर उल्लंघन पे उड़ती हैं, पर कूटनीति और सियासत से दूर। आज भी इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति में संगीन पर टिकी वो टोपी 71 की जंग में जाबाजों की कुर्बानी की याद दिलाती है। वो किसकी है कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो भी भारत माता का ही कोई पूत था जो 71 की जंग में देश के नाम पर कुर्बान हो गया। वंदे मातरम के अगले एपिसोड में हम वक्त में और पीछे चलेंगे। कश्मीर आज क्यों सुलग रहा है उसकी जड़ तक जाएंगे, पाकिस्तान की चाल दिखाएंगे और हिंदुस्तान की सियासी चूक भी बताएंगे। दास्ताने जंग में अगले हफ्ते लौटेंगे कश्मीर की जंग के साथ। वंदे मातरम। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आज तक वंदे मातरम कॉन्टेस्ट में पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब में हमें लाखों एसएमएस मिले, जिनमें से 5 भाग्यशाली विजेताओं के नाम हैं। दिल्ली से दिव्यांशु सिंह, नोएडा से फ्रैंकी चौधरी, जयपुर से संदीप राठौर, दिल्ली से दानिश नईम और शाहजहांपुर से ज्ञानेंद्र सिंह। वंदे मातरम के इस एपिसोड का हमारा सवाल है, 1971 की लड़ाई के बाद किस देश का जन्म हुआ था? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी बर्मा। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें VM, स्पेस दें और टाइप करें अपना ऑप्शन A, B या C और उसे भेज दें 52424 पर। तो देखते रहिए वंदे मातरम। सही जवाब भेजने वाले 5 लकी विजेताओं को दिया जाएगा खास इनाम।